मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, मगध विश्वविद्यालय बिहार, हिंदी विभाग की ओर से आज की जो बातचीत है वो इस टॉपिक पे है, इस विषय पर है कि रीतिकाल पर हम लोगों ने बातचीत की है आज तक की पूरी क्लासेस में। उसमें आप देख रहे हैं कि रीतिकाल क्या है, रीतिकाल में किस तरह की रचनाएं हैं, रीतिकाल में कौन कौन से रचनाकार हैं, रीतिकाल की रचनाएं कितने प्रकार की है। तो हम लोगों ने देखा कि 3 प्रकार की है। पहला रीतिमुक्त, दूसरा रीति सिद्ध और तीसरा रीतिबद्ध। 3 प्रकार की रचनाएं इसमें मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि इन तीनों के अतिरिक्त कल हम लोगों ने जो बातचीत की है, अंतिम बातचीत, वो बातचीत हुई कि रीतिकाल कितना सकारात्मकता को लिए हुए है, अर्थात कितना वह पॉजिटिव है, कितना वह साकार लिए हुए है, सकारात्मकता पर है। और दूसरा ये कि वो उसके अंदर कितनी निगेटिविटी है, मतलब उसमें कितनी नकारात्मकता मौजूद है। इन रचनाओं पर अगर हम विचार करेंगे तो फिर देखते हैं कि अगली बातचीत जो हम लोग करने वाले हैं आज के दिन में, इन सारी मुद्दों पर हम लोगों ने बातचीत की है, विषय को हमने देखा है, भले ही संक्षिप्त में सही, क्योंकि रिकॉर्डिंग में बहुत लंबी रिकॉर्डिंग बहुत दिक्कत हो जाती है डाउनलोड होने में और फिर उसको प्रेस करने में। तो इन कठिनाइयों की वजह से रिकॉर्डिंग को जहाँ तक वो शॉर्ट किया जाता है, उसको संक्षिप्त किया जाता है। लेकिन कोशिश हमारी ये होती है कि इस तरह का टारगेट दिया जाए, इस तरह से आपको कर दिया जाए इसमें कि आपको कम से कम उसका परिचय, उसकी विशेष जानकारी मिल जाए। इसके अतिरिक्त आप किताबें जो पढ़ेंगे, रीतिकाव्य की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है रीतिकाल पे, रीतिकाल की भूमिका। याद रहे, हम अपने विद्यार्थियों से अनुरोध करते हैं कि वो रीतिकाल की भूमिका ये किताब अवश्य पढ़ें, क्योंकि इस किताब में वो देखेंगे कि रीतिकाल आखिर किस स्थिति में है और किस स्थान पर निर्भर है, इसका पोजीशन क्या है, और इस रीतिकाल में हम क्या देखते हैं कि आखिरकार समाज से हमको क्या मिला और समाज को हमने इन रचनाओं के माध्यम से क्या देने का प्रयास किया। कोशिश हमारी यही हुई कि हमने रीतिकाल को विद्यार्थियों के बीच में इस तरह से रखने का प्रयास किया है जिससे कि रीतिकाल एक पूरे ओवरऑल, मतलब पूरी तरह से सीमाओं में घिरकर सकारात्मक, नकारात्मक एवं अन्य विभिन्न नज़रों में, विभिन्न दृष्टियों में वो कितना पॉजिटिव है, कितना सकारात्मक है, कितना नकारात्मक है, इस पर विचार हो चुका है। आज हम केवल विचार करेंगे इसकी भाषा और इसके नायक नायिका पर। आज जैसा कि आप जानते हैं रीतिकाल की मात्र एक भाषा है। अपवाद में तो वैसे चीज़ें हैं, मौजूद हैं, कई चीज़ें मौजूद हैं। आप देखेंगे कि जैसे रचनाओं में कई जगह अवधी के पुट हैं, भोजपुरी के पुट हैं, ऐसी चीज़ें, बहुत चीज़ें मौजूद है इसमें। परंतु आप देखेंगे कि केवल ब्रज भाषा इसमें महत्वपूर्ण है, केवल ब्रज। और ब्रज भाषा की सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ा महत्व ये है कि ब्रज भाषा में अगर रचनाएं हुई तो केवल इस भाषा का ज्ञान किसी को भी करके, और ब्रज भाषा बहुत मीठी भाषा है, बहुत मीठी बोली थी ये, जिसको बाद में साहित्य की वजह से हिंदी साहित्य ने इतना इसको विस्तार दिया कि ये भाषा का रूप आप कह सकते हैं। लेकिन ब्रज आज भी आप देखेंगे कि पश्चिमी उपभाषा जो है हिंदी की, उसके अंतर्गत आने वाली सौरसेनी के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं निकल करके सामने, उसमें ब्रज भी एक महत्वपूर्ण भाषा है। जैसा कि आप जानते हैं कई बोलियां पश्चिमी उपभाषा में आती हैं हिंदी की, जिसमें आपको हरियाणवी है, कौरवी है, ब्रज है, इस तरह की जो बोलियां हैं, इन्हीं बोलियों में ब्रज एक महत्वपूर्ण बोली है जिसमें महत्वपूर्ण रचनाएं हुई। आप देख सकते हैं कि इन रचनाओं में राधा और कृष्ण 2 पर चीज़ें टारगेट हुई, और तीसरा टारगेट आप देखेंगे रीतिकाल में कि वो नायिका को लेकर है। नायिका भेद इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है। हो सकता है कि कल की क्लास, क्या पता मैं उसी पे लूँ, और नहीं तो एक टॉपिक और रह गया है उस पे लूँ, मतलब कल की क्लास होगी ऐसी चीज़ें पे। तो नायिका भेद का बड़ा महत्व है इसमें, कितने प्रकार की नायिका होती है रीतिकाल के दौरान, इन नायिकाओं का क्या महत्व है, इनमें किन किन प्रकार की नायिकाएँ हैं, ये रीतिकाल की एक विशेषता है, बहुत विशेष बातें हैं। इस पर एक क्लास होनी चाहिए, समय रहने पर किया जाएगा इस पर, है ना, क्लासेस होंगी।
लेकिन आप देखते हैं कि रीतिकाल में ब्रज भाषा, ब्रज बोली एक दिन भाषा बनती है और बड़ा विस्तार लेता है। भले ही ये अंतिम चरण है, इसके बाद आप देखेंगे जब भारतेंदु का काल आता है आधुनिक युग में, आधुनिक काल में भारतेंदु युग जब आया तो भारतेंदु युग में ब्रज की जो भाषा है वो कविता की भाषा ब्रज रही है। गद्य भले ही ठीक है कि खड़ी बोली और ब्रज का मिश्रण है, लेकिन जो कविता की भाषा है भारतेंदु की यहाँ वो ब्रज है। लेकिन वो ब्रज अपना सांस तोड़ती हुई यानी दम तोड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि खड़ी बोली का आविर्भाव हो गया है तो ब्रज वहाँ दम तोड़ती हुई, अर्थात हम कह सकते हैं कि ब्रज भाषा की जो प्रज्वलता है, दीपक का जो ज्वलन है, वो ज्वलन, वो प्रज्वलता बनी हुई है कहाँ, तो बनी हुई है रीतिकाल तक। रीतिकाल तक ब्रज बिल्कुल निखर कर, प्रखर होकर और पूरी तरह से पटल पर है। अब इसके पश्चात आप देखेंगे कि ब्रज भाषा धीरे धीरे, जो ब्रज बोली है वो धीरे धीरे डाउन होती गई और डाउन होकर भारतेंदु युग की कविताओं तक सीमित हुई और फिर द्विवेदी युग ने तो बिल्कुल ब्रज को लगभग किनारे की ओर कर दिया और वहाँ से ब्रज दम तोड़ती हुई नजर आने लगी और इसके बाद ब्रज का महत्व धीरे धीरे गौण हो गया और खड़ी बोली ने पूरी तरह से अपना स्थान बना लिया। आप जानते हैं कि खड़ी बोली भी पश्चिमी हिंदी की एक बोली है और उसमें खड़ी बोली छायावाद में आकर पूरी तरह प्रखर हो गई। भले ही उसमें संस्कृत का पुट है, वो बाद में बातचीत करेंगे छायावाद पे, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे कि संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग के साथ खड़ी बोली में छायावाद की पूरी रचनाएं हैं, पूरा व्याप्त है। और महादेवी वर्मा हुए, जयशंकर प्रसाद हुए, या आप देखें तो पंत हो गए, आप देखें तो आपका जयशंकर के साथ आपका ये क्या बोलते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, नवीन हो गए, दिनकर हो गए, सारे ऐसे बड़े बड़े रचनाकार खड़ी बोली तक ही आते हैं। ब्रज आखिरकार ब्रज के जो दरवाजे हैं, लगभग साहित्य के ब्रज के दरवाजा, ब्रज का जो गेट है वो वहीं बंद हो जाता है भारतेंदु युग में कविता को आकर। लेकिन रीतिकाल तक तो ब्रज बिल्कुल निखर कर सामने आती है और राधा और कृष्ण को नायक नायिका बनाया गया। आप सब इस पर पूरी क्लासेस हो गई है, आप जानते हैं। विशेष बातें कल की जाएगी, आज के लिए इतना ही। बाकी बातों पर हम लोग विचार करेंगे। आज तक के लिए इतना ही रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।